एक गांव में मीना और रीना नाम की दो बहनें रहती थीं। रीना बड़ी थी और मीना उससे 2 साल छोटी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था और दोनों हमेशा साथ साथ रहती थी। उनके वालिद का रीना मीना नाम का ढाबा था। उनके वालिद की मौत के बाद रीना और मीना दोनों मिलकर वो ढाबा चलाती थीं। मीना, कल सुबह हमें सब्जियों का स्टॉक लेने चलना है, तुम्हें याद है ना? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मैंने काका को कह दिया है कि सुबह अपनी वैन तैयार रखें। अच्छी बात है, आओ मिलकर हम पिछले महीने का हिसाब कर लेते हैं। दोनों बहनें मिलकर इसी तरह ढाबे का हर काम साथ साथ करती थीं। दोनों में आज तक कभी तकरार नहीं हुआ था। दोनों ही बड़े मोहब्बत से रहती थीं। एक दिन सुबह, रीना उठ जाओ, चलो जल्दी हमें निकलना चाहिए। रीना कोई जवाब नहीं दे रही थी। मीना रीना को छू कर देखती है तो उसे पता चलता है कि रीना को बहुत तेज बुखार है। अरे ये क्या? रीना का तो पूरा जिस्म गर्म है। अचानक से इतना तेज बुखार कैसे हो गया इसे? मुझे तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मीना हरिया काका को कहकर डॉक्टर को बुलवाती है। डॉक्टर रीना को देखते हैं और उसे दवाई खिलाकर आराम करने की सलाह देते हैं। मीना भी रीना से कहती है कि अभी उसे आराम की जरूरत है। पर मीना, अब तू अकेले कैसे जाएगी? ढाबा कैसे संभालेगी? ये मेरी तबीयत को भी अभी खराब होना था। रीना, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम सबसे पहले अपनी तबीयत की फिक्र करो। मैं अभी हरिया काका के साथ जाती हूँ और सब्जियाँ लेकर ढाबा पहुँचती हूँ, फिर तुम्हें देखने आती हूँ। मीना ने इससे पहले कभी अकेले कुछ नहीं किया था, इसीलिए वो थोड़ा घबराई हुई थी। वो हरिया काका के साथ सब्जी बाजार पहुँचती है। वहाँ पर उसे एक सब्जी वाला मिलता है। आइए मोहतरमा, आइए, बताइए कौन सी सब्जी दूं आपको? एकदम ताजी है, कौन सी दे दूं? भैया जी, 5 किलो टमाटर और 10 किलो आलू। अरे मोहतरमा, भैया जी मत बनाइए, मैं भी आप ही की उम्र का हूँ। मैं राहुल, नाम तो सुना ही होगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो राहुल जी। राहुल और मीना की इस तरह बहुत बातें होने लगती हैं। उसके बाद से मीना सारी सब्जियां राहुल से ही खरीदती हैं और उसे अपने ढाबे की सारी जानकारी दे देती है। हाँ, मैं और मेरी बड़ी बहन मिलकर चलाते हैं और हम दोनों में आधा आधा पैसा बंट जाता है। मेरे अब्बू नहीं है। मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। राहुल मीना की सारी बातें बड़े गौर से सुनता है। उसके बाद वो कहता है, मीना, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगी? हाँ, पर मुझे तो अभी ढाबे पर जाकर काम करना है ना। आज तो मेरी बहन भी नहीं है, ना जाने अकेले मैं सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर तुम्हें अकेले कुछ नहीं करना पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ वक्त भी बिता पाऊंगा। मीना राहुल को अपने साथ ढाबे पर ले आती है। ढाबे को देखकर राहुल कहता है, तुम्हारा ढाबा तो बहुत ही बेहतरीन है, बस एक ही कमी है इसमें। इसका नाम रीना मीना ढाबा नहीं बल्कि मीना ढाबा होना चाहिए था। तुम इतनी खूबसूरत हो, मेहनती हो और मेरी तो ख्वाहिश है कि इसका नाम मीना ढाबा होना चाहिए। नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये काम हम दोनों बहनों की मेहनत से चलता है, इसलिए इसका नाम रीना मीना ढाबा ही रहेगा। अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए। अब तुम्हें अपनी बहन की क्या जरूरत है? सोचो, ये पूरा ढाबा अगर तुम्हारे नाम पर हो जाता है तो तुम कितनी बेहतर जिंदगी जी पाओगी। रीना की तबीयत कुछ दिन और खराब रहती है और इधर राहुल धीरे धीरे मीना को रीना के खिलाफ भड़काने लगता है। वो उससे कहता रहता है कि तुम ये ढाबा अपने नाम करवा लो और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हम दोनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। मीना धीरे धीरे उसकी बातों में आ जाती है और फिर ढाबे के कागजात बनवाकर और फिर रीना से उस पर गलत तरीके से सही करवा लेती है। रीना की तबीयत ठीक नहीं होती, इसीलिए वो बिना कुछ पूछे कागजात पर सही कर देती है। इसके बाद मीना ढाबे का नाम रीना मीना ढाबा से बदलकर मीना ढाबा कर देती है और राहुल के साथ रहने लगती है। अब रीना की तबीयत ठीक हो जाती है और वो ढाबे पर आती है।
जैसे वो राहुल को देखती है तो उसे ये महसूस होने लगता है कि राहुल बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है। मीना, ये सब तुमने क्या कर दिया? ये हमारा बोर्ड क्यों चेंज कर दिया? और ये लड़का कौन है? अब ये ढाबा मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हें कागज दिखा सकती हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ और मुझे और मेरी मोहब्बत को साथ में ये ढाबा चलाने दो। रीना समझ जाती है कि इसी ने उसकी बहन को बहकाया है। वो उस समय झगड़ा करना बेहतर नहीं समझती। उसे पूरा यकीन रहता है कि ये सब किया धरा राहुल का ही है, मगर अभी मीना की आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। उसके बाद मीना ढाबा के ठीक सामने एक छोटी सी गुमटी में रीना ढाबा नाम का अपना कारोबार शुरू करती है, मगर जाने माने मीना ढाबा के सामने लोग रीना के ढाबे पर नहीं आते। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा ढाबा खूब चले और फिर मैं मीना को सच्चाई बता सकूं और उस राहुल के चंगुल से उसे छुड़ा सकूं। रीना बहुत सोचती है और फिर उसे एक तरकीब सूझती है। वो सोचती है कि क्यों न एक ही थाली में 54 तरह के पकवान परोसे जाएं, ताकि लोगों को तरह तरह के जायके खाने को मिले और एक ही थाली में उनकी सारी उम्मीदें पूरी हो जाएं। कुछ अलग करने से उसके ढाबे पर ज्यादा खरीदार आएंगे। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस थाली का नाम बाहुबली थाली रखूंगी। अब मेरे ढाबे की बाहुबली थाली पूरे शहर में मशहूर होगी। रीना अपना बाहुबली थाली लॉन्च करती है। देखते ही देखते उसकी बाहुबली थाली पूरे शहर में मशहूर हो जाती है और उसका रीना ढाबा बाहुबली रीना ढाबा के नाम से जाना जाने लगता है। वो बहुत पैसे कमाने लगती है और अपने ढाबे को बहुत बड़ा बना देती है। उसके सामने अब मीना ढाबा चलना बंद हो जाता है। एक रात को जब वो अपना ढाबा बंद कर रही होती है तो उसे सामने से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे अब तो तुम्हारे पास चवन्नी भी नहीं बची है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, चलता हूँ। तुम अपने इस ढाबे को संभालो और नहीं संभाल सकती तो इसी ढाबे में तुम खुदकुशी कर लेना। पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करते हो और किसी भी हालत में मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जब तक दौलत है तब तक मोहब्बत है। अब मुझे तुम्हारे पास कोई फायदा नहीं दिखता। ये सब सुनकर मीना रोने लगती है। राहुल वहां से चला जाता है और तभी रीना उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। मीना बहुत रोती है और रीना से माफी मांगती है, पर रीना मीना को माफ कर देती है और फिर दोनों बहनें मिलकर दोनों ढाबों को बहुत अच्छे तरीके से चलाती हैं और पूरे शहर में उनका नाम हो जाता है। एक गांव में किशोर नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। किशोर सुबह सुबह अपने काम पर जाने के लिए निकल रहा था कि तभी उसकी बीवी चंपा उससे बोली, घर पर राशन पानी खत्म हो गया है। शाम को जब घर आना तो थोड़े दाल चावल और आटा ले आना। ऊपर वाले से दुआ करना चंपा कि आज मुझे कोई अच्छी सवारी मिल जाए। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आप अपने हाथी को बेचकर कोई दूसरा कारोबार शुरू कर दीजिए। नहीं चंपा, ये हाथी मेरे अब्बू की निशानी है। अरे ऐसी निशानी से क्या फायदा जिससे हम दोनों की भूखे मरने की नौबत आ जाए। अपने मन में कभी भी नाराजगी को जन्म नहीं देना चाहिए। हर रात के बाद सुबह होती है। इतना बोलकर किशोर अपने घर से निकल गया। वो अपने हाथी पर बैठकर कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव का मुखिया किशोर से बोला, किशोर, तुम्हारा ये हाथी आखिर किस काम का है? मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी। किशोर, तुम जिस कस्बे में रहते हो उस कस्बे में एक टूरिस्ट नहीं आता। पूरा दिन तुम इस हाथी पर बैठकर घूमते रहते हो और एक एक रुपया लेकर बच्चों को सैर पर घुमाते हो। जितना कमाते हो उससे ज्यादा तो तुम्हारा ये हाथी खा जाता है। जो भी है मुखिया जी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आज जमींदार पूछता हुआ मेरे पास आया था, बोलकर गया कि किशोर मिले तो उससे कह देना कि मेरे हवेली आ जाए। मुखिया के कहने पर किशोर जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। मुखिया जी बता रहे थे कि आपने मुझे याद किया है। हाँ हाँ, याद किया। दरअसल तुम्हारे अब्बू ने मुझसे कर्ज लिया है
और वो कर्ज देने से पहले ही जन्नत चले गए। वो कर्ज अब तुम चुकाओगे। जमींदार साहब, मेरे अब्बू ने अपना खेत भी तो आपके पास गिरवी रखा है। तुम्हारे उस अब्बू के बंजर खेत का मैं क्या अचार डालूंगा? मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा हाथी तुमसे छीन लूंगा और तुम्हारे बंजर जमीन के कागज तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा। अब तुम जा सकते हो। अरे रतन, तुम अचानक? क्यों जीजा जी, मैं अपनी बहन के घर नहीं आ सकता? अरे नहीं नहीं रतन, ऐसी कोई बात नहीं है। अचानक तुम्हें देखा ना, इसीलिए ऐसा पूछा। क्या बात है जीजा जी, आपके चेहरे पर ये फिक्र कैसी? अब तो मैं क्या बताऊं, अब्बू ने जमींदार से कुछ पैसे कर्ज में लिए थे और बदले में अपना खेत उसके पास गिरवी रख दिया था। आज जमींदार ने मुझे बुलाया और कहा कि मेरे अब्बू का कर्ज मुझे चुकाना पड़ेगा। अगर मैंने 1 महीने के अंदर उसका कर्ज नहीं चुकाया तो वो मेरे हाथी को, यानी कि मेरे अब्बू के आखिरी निशानी को भी मुझसे छीन लेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ जीजा जी, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारते। तो आप आराम से सो जाइए, हम सुबह इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। रतन की बात सुनकर किशोर मुस्कुराने लगा। अगले दिन जमींदार के पास मुखिया आकर बोला, जमींदार साहब, क्या किशोर आपके पास आया था? हाँ हाँ आया था, जैसे आपने कहा था मुखिया, मैंने वैसा ही किया। बहुत अच्छा किया जमींदार साहब। आप नहीं जानते कि उसके पास जो हाथी है उसकी कीमत बाजार में कितनी हो सकती है। देखो मुखिया, तुम्हारे कहने पर मैंने उसे 1 महीने का वक्त दे दिया है, लेकिन ऐसा न हो कि वो 1 महीने के अंदर अपने अब्बू का सारा कर्ज मेरे मुंह पर मार दे और मेरे हाथ से उसके अब्बू की गिरवी उपजाऊ जमीन भी चली जाए, जिससे हर साल मुझे लाखों का फायदा होता है। फिक्र मत कीजिए जमींदार साहब, मुझे पूरा यकीन है कि किशोर 1 महीने में वो रकम आपको नहीं दे सकता। आखिर वो कमाता ही कितना है। और मैंने तो सुना है कि कभी कभी उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता। मैं आपका और भी लाखों का फायदा करवा दूंगा। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया। इधर रतन अपने जीजा किशोर से बोला, जीजा जी, मेरा जो ढाबा है, आप वहाँ काम क्यों नहीं करते? नहीं रतन, मैं अपना कस्बा छोड़कर नहीं जाऊंगा। जीजा जी, आप समझते क्यों नहीं? आपका कस्बा सुंदर पहाड़ियों पर बसा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट लोग नहीं आते। आपका हाथी इस कस्बे में किसी काम का नहीं। तुम फिक्र मत करो रतन, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। रतन वहाँ से चला गया और किशोर रात के वक्त गहरे ख्यालों में डूबा था। किशोर की बीवी चंपा किशोर से बोली, अब आप क्या करेंगे जी? अगर 1 महीने के अंदर आपने जमींदार को पैसे नहीं दिए तो वो आपके पापा की आखिरी निशानी भी आपसे छीन लेगा, जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं इसी बात को लेकर परेशान हूँ चंपा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जमींदार मेरे अब्बू की गिरवी रखी हुई खेत को बंजर क्यों बोल रहा है। जरूर हमारे गांव के मुखिया ने उसके कान भरे होंगे। आपके खेत से उसे लाखों का फायदा होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसके पैसे चुका दें और आपका खेत आपको वापस मिल जाए? चंपा की बात सुनकर रतन गहरे ख्यालों में डूबते हुए बोला, जो मैंने सोचा, अगर उस सोच में अगर मैं कामयाब हो गया तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे? कल बताऊंगा। अगली सुबह किशोर जंगल से बहुत सारी लकड़ियां काट कर ले आया और लकड़ियों को काट काट कर टांगे का आकार देने लगा। चंपा, आ जाओ, मेरी मदद करो। चंपा अपने पति किशोर की मदद करने लगी। 2 दिन के अंदर ही किशोर ने एक सुंदर बड़ा तांगे का बॉक्स बनाकर तैयार कर दिया। इसके ऊपर एक खूबसूरत पेंट करना रह गया है ताकि ये और भी खूबसूरत लगने लगे। चंपा ने उस लकड़ी के बॉक्स को रंग बिरंगे रंगों से रंग दिया। किशोर ने उस लकड़ी के बॉक्स को हाथी के पीछे ठीक वैसे ही फिट कर दिया जैसे घोड़े के पीछे तांगा फिट होता है। ये तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है जी। इस तरह से तो आप अपने हाथी से घोड़ा गाड़ी का भी काम ले सकते हैं। हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। आपका दिमाग तो कमाल का है जी। नहीं चंपा, मेरे ख्याल में तो कुछ और ही चल रहा है।
जब रतन ने ढाबे पर काम करने के लिए मुझसे कहा तो मेरे दिमाग में एक तरकीब आई थी कि क्यों ना मैं अपने हाथी पर इस तरह का बॉक्स बनाकर चलता फिरूं और एक चलता फिरता ढाबा खोल लूं। आजकल आधुनिक जमाना है और लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। किशोर अपने हाथी को लेकर सीधे रतन के गांव पहुंच गया। रतन बुरी तरह से चौंकता हुआ किशोर को देखकर बोला, अरे वाह जीजा जी, आपने तो कमाल कर दिया। ये तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आपने तो घोड़ा गाड़ी की बजाय हाथी गाड़ी बना दी। तुम मेरी मदद करना चाहते थे ना रतन? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने ढाबे से कुछ अच्छा बनाकर दे दो। मैं तुम्हारा बनाया हुआ खाना अपनी इस हाथी गाड़ी पर लेकर घूमूंगा। शाम तक जो भी मुनाफा होगा आधी आधी बांट लेंगे। अरे जीजा जी, आपका ये हाथी ढाबा तो दौड़ेगा। और हाँ, मैं सिर्फ खाना ही नहीं बनाऊंगा, बल्कि अब आपके हाथी गाड़ी पर बैठकर लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा भी। रतन ने बहुत ही लजीज खाना बनाकर तैयार कर दिया और बड़ी ही खूबसूरती से रतन की हाथी की बग्गी में सजा दिए। किशोर रतन को बैठाकर हाथी को लेकर चल दिया। वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि तभी उसे एक खड़ी हुई बस नजर आई। बस का कंडक्टर किशोर के पास आकर बोला, अरे भाई, तुम्हारी हाथी गाड़ी से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कंडक्टर साहब, ये एक तरह का ढाबा है और अगर आप चाहे तो खाना खा सकते हैं और अपनी सवारी को भी यहाँ बुलाकर खाना खिला सकते हैं। कंडक्टर तुरंत अपने सवारियों को वहाँ पर ले आया और वो सब अंदर बैठकर खाने का लुत्फ उठाने लगे। एक आदमी खुशी से बोला, बहुत ही लजीज खाना है, मजा आ गया। मैंने इन पहाड़ों पर जब बस खराब हो जाती थी तो घंटों भर भूखा रहना पड़ता था। अब तो ये मसला भी खत्म हो गया। मैंने इसमें मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया है साहब। आपको कभी भी बुलाना हो आप बस फोन कर दीजिएगा, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। कुछ ही दिनों में किशोर का हाथी गाड़ी ढाबा आसपास के इलाकों में मशहूर हो गया और दूर दूर से सैलानी सिर्फ हाथी गाड़ी ढाबे में बैठकर खाने का लुत्फ उठाने के लिए किशोर के गांव आने लगे। आपने तो कमाल कर दिया जी। आपने तो वो सब करके दिखा दिया जो मैं कभी ख्यालों में भी नहीं सोच सकती थी। हमारे गांव में सैलानी नहीं आते थे, लेकिन अब सिर्फ आपके हाथी गाड़ी ढाबे को देखने के लिए और खाने का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर सैलानी आने लगे। ये सब ऊपर वाले का एहसान है चंपा। जीजा जी, आपकी मेहनत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपके दिमाग का जवाब नहीं। आज जो भी टूरिस्ट आता है सिर्फ आपको पूछता हुआ आता है। ऐसे ही एक महीना बीत गया। जमींदार साहब, ये आपके चेहरे पर ये गुस्सा क्यों झलक रहा है? बकवास बंद करो मुखिया। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। क्या मतलब? अरे तुम्हें पता भी है, आज कस्बे के लोग मेरे और तुम्हारी नाम की बजाय किशोर के नाम की माला जप रहे हैं। दूर दूर से टूरिस्ट सिर्फ नाम पूछते हुए यहाँ पर आते हैं और ये सब कुछ 1 महीने में हुआ है मुखिया। 1 महीने में कोई भी किशोर का नाम तक नहीं जानता था। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिक्र मत कीजिए, लोग उसका नाम पूछते हुए आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इतना पैसे वाला हो गया है कि वो अपने अब्बू का कर्ज चुका दे। देखना, कुछ वक्त के बाद वो यहाँ आएगा और कहेगा कि जमींदार साहब पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। उसी पल आप उसके हाथी को छीन लेना। और अब हाथी गाड़ी ढाबा में बदल गया है, आपको डबल मुनाफा हो जाएगा। तभी वहाँ पर किशोर गांव के कुछ लोगों के साथ आ पहुँचा। ऐसा कभी नहीं होगा मुखिया जी। आपने जो ख्वाब देखा था वो अधूरा ही रह जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? किशोर ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर जमींदार के मुंह पर मार दी। ये क्या बदतमीजी है किशोर? ये बदतमीजी नहीं जमींदार साहब, बल्कि ये कर्ज चुकाने का मेरा स्टाइल है। अब जल्दी से मेरे अब्बू के खेत के कागज मुझे जल्दी वापस कीजिए, जो कि आपने वादा किया था। मैंने ऐसा तुमसे कोई वादा नहीं किया था। कुछ दिन पहले आप और मुखिया जी कुछ बातें कर रहे थे, वो सारी बातें इन कस्बे वालों ने सुन ली है। इससे पहले कि ये कस्बे वाले कुछ कर बैठे, आप मुझे मेरा खेत वापस दे दीजिए।
जमींदार उन सभी लोगों के चेहरे देखकर डर गया और उसने तुरंत किशोर का खेत उसे वापस कर दिया और जमींदार और मुखिया मुंह लटकाकर देखते रह गए।